हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग पार्टनरशिप के सेक्शन में हम लोग अपने सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज सेकंड क्लास है ना, ठीक है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है। ये जो लेक्चर है आईसी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये है फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और पिछले क्लास में जो हमने किया था उसके बाद से हम लोग आज के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से पहले देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या किया था। चलो अब एकदम ध्यान से सुनेंगे। 5 मिनट में मैं रिवीजन करवाऊंगा जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में होता क्या है, कुछ पार्टनर्स आपस में मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस जो भी होती है वो लोग आपस में शेयर करते हैं। प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए एक अलग से स्पेसिफिक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट बिल्कुल पीएल की तरह होता है पर एंट्री कुछ अलग होती है, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आप लोगों को पिछले क्लास में दिखा दिया था। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली में क्या होता है, ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। यानी कि जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फिर ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सटेंड करके हम लोग पीएल बनाते हैं, इसी तरीके से पीएल अकाउंट को वापस से फर्दर एक्सटेंड करके हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और इस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है बिल्कुल पीएल की तरह। हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट को जिन भी फॉर्म्स में बांटा जाता है, प्रॉफिट को जिन भी फॉर्म्स में पार्टनर के बीच में बांटा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इन सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट के साइड में लिख देते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? मींस जिस भी नाम से, जिस भी फॉर्म से हम लोग प्रॉफिट को बांट रहे हैं, प्रॉफिट का बंटवारा जिस भी तरीके से किया जा रहा है वो सभी को हम लोग डेबिट में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे किसी को प्रॉफिट में से निकाल के किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, किसी पार्टनर को सैलरी दे दिए या कमीशन दे दिए, रिजर्व में कुछ पैसे डाल दिए, ये सारे के सारी चीजें हम लोग प्रॉफिट से निकाल के कर रहे हैं। तो ये सबको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब सिंपली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो पीएल में डेबिट होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने अभी बताया। इसके बाद मैंने बताया था अगर किसी पार्टनर से बिजनेस में मान लो आपस में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और अगर पार्टनर में बाद में जाकर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है कि अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है और बाद में अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को लीगल प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें यह बोला जाता है कि सारे के सारे जो भी पार्टनर्स है किसी को भी कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग के ऊपर किसी से इंटरेस्ट लिया नहीं जाएगा, किसी भी पार्टनर को किसी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मतलब सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% के रेट से। और प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का जो भी होगा इसको क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे सारे पार्टनर में, ठीक है। ये सारे कुछ बेसिक प्रोविजंस थे। चलो अब हम लोग यहां पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो चलो यहां पर ना एक बार तुम लोग इसको नोट करो कॉपी में। पिछले क्लास में जहां तक तुमने लिखा था उसके ठीक बाद से कंटिन्यू करो। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं किया था तो मेरे ख्याल से कितना 2 पेज छोड़ दो, उसके बाद से यहाँ पर कंटिन्यू करो। ये टेबल आपको कॉपी करना है, पहले नोट करो फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। हेडिंग दे देना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपके पेज को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। मिडिल ऑफ द पेज एक लाइन ड्रॉ करो और 2 सेक्शन बना दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। और जो यहां पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग दे देना सिचुएशंस, राइट हैंड साइड में हेडिंग दे देना है नंबर ऑफ मंथ्स फॉर इंटरेस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशंस में लिखेंगे नंबर ए बी सी, जिस तरीके से मैंने लिखा बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना। नंबर ए में व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके सामने लिखो राइट हैंड साइड में नंबर ए
इग्नोर इंटरेस्ट, आपको इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना। When date of drawings are given, नंबर बी में लिखना लेफ्ट हैंड साइड, when date of drawings are given, फिर उसके सामने राइट हैंड साइड में लिखो नंबर बी, चार्ज इंटरेस्ट एज पर गिवन डेट्स, चार्ज इंटरेस्ट एज पर गिवन डेट्स, चार्ज इंटरेस्ट एज पर गिवन डेट्स। इसी तरीके से नंबर सी, when date of drawings are not given, when date of drawings are not given, charge interest for 6 months, charge interest for 6 months। नंबर डी, एबीसी हो गया सबका। चलो नंबर डी, when equal amount of money is drawn every month, when equal amount of money is drawn every month, ये जो कैटेगरी है ना, इसमें कुछ सब कैटेगरीज है, तो नंबर डी में फिर लिखना रोमन 1 रोमन 2 ऐसे करके, ठीक है। रोमन 1 में लिखना इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, उसके ठीक सामने लिखो राइट हैंड साइड में रोमन 1 इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, in the middle of each month, interest for 6 months, interest for 6 months। इसके बाद in the end of each month, in the end of each month, इन नहीं लिखा जाता एक्चुअली में, एट लिखा जाता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। राइट हैंड साइड में लिखना इंटरेस्ट फॉर 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स। नंबर ई, when equal amount of drawings are made every quarter, when equal amount of drawings are made every quarter, रोमन 1 अगेन सेम स्टाइल में लिखना, बस मंथ की जगह क्वार्टर लगा देना। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और राइट हैंड साइड में सेम स्टाइल में लिखना इंटरेस्ट फॉर 7.5 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट फॉर 4.5 मंथ्स।
नंबर ई तक लिखो, फिर एफ का बाद में दिखाते हैं, ठीक है। पहले नंबर ई तक लिखो। नंबर ई का तीनों ऑप्शन हो गया, रोमन 1, 2 एंड 3। इसके बाद लिखना नंबर एफ। नंबर एफ में लेफ्ट हैंड साइड में लिखो व्हेन अनइवन / अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ / एवरी क्वार्टर और एट डिफरेंट इंटरवल्स। इसके सामने राइट हैंड साइड में ना एक फॉर्मूला जैसा लिखना है, नंबर एफ। देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड में लिखना नंबर एफ और एक फॉर्मूला लिख देना। क्या है फॉर्मूला? विद इन ब्रैकेट लिखना टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग विद इन ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हो गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये चीज। तो देखो हम लोग यहां तक जो भी डिस्कशन किए इतना तो अपने को समझ में आ गया, हो गया ना? हटा दिए स्क्रीन। अभी तक के डिस्कशन में हम लोग ये समझ चुके हैं कि बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होती है, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होती है ये स्ट्रेट अवे पार्टनर में बांटी नहीं जाती है। बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होती है, पार्टनरशिप बिजनेस की जो टोटल नेट प्रॉफिट होती है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स स्ट्रेट अवे। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले अलग अलग कंपोनेंट को अलग करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए थे एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, उस टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने लिखे थे पार्टनरशिप डीड में, अकॉर्डिंग टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडक्ट ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड देयरआफ्टर वी आर लेफ्ट विद द डिविजिबल प्रॉफिट और रेसिडुअल प्रॉफिट। फिर उस रेसिडुअल प्रॉफिट जिसको डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो उसको हम लोग क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटते हैं। ये तो मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था, बता दिया था, लेकिन क्योंकि हम लोग तो भूल जाते हैं तो इसीलिए काम करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को मैं इस तरीके से इंडिकेट करता हूं। यह बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है। मान लो कि बिजनेस के प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं। तो ये है 1, ये बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, दिस इज द टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसमें से एक पार्ट चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, यानी कि बिजनेस के जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, सभी पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, तो दे आर डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो अ पोर्शन ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कुछ पार्ट जो बचा वो हमने क्या किया, पार्टनर को सैलरी दे दिया। मान लो कोई पार्टनर था जिसने काफी काम किया, उसको सैलरी देना था, as per the terms of partnership deed he was eligible to get salary, so a portion of net profit was utilized for the payment of salary to the partner. Again मान लो कोई पार्टनर था जिसने काफ़ी बिजनेस में इनकम रेवेन्यू लाने में काफ़ी मेहनत किया, तो उसको कमीशन मिलना था, तो हमने क्या किया, कुछ पार्ट नेट प्रॉफिट का निकाल के उसको कमीशन दे दिया, कमीशन टू पार्टनर। अगेन a portion of net profit of the business is utilized for payment of commission to the respective partner. फिर कुछ और प्रॉफिट का हमने क्या किया, कुछ और प्रॉफिट का मान लो हमने रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर दिए, हमने क्या किया, रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर दिए, फ्यूचर इमरजेंसी के लिए कुछ प्रॉफिट को निकाल के हमने रख दिया कि चलो बाद में यूज करेंगे। ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ये कहां से आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट से ही आ रहा है। ये जो पूरा बक्सा है ना, देखो ये जो बॉक्स है
ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना, ये बॉक्स क्या है? दिस इज नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दिस इज द एंटायर नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एंड इस पूरे नेट प्रॉफिट में से एक एक चीज निकाल निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं? साइड कर रहे हैं। अब जब हम लोग एक एक चीज निकाल निकाल के इस तरीके से साइड करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बिजनेस की प्रॉफिट कम हो रही है। हर बार जब हम लोग प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं, हर बार हम लोग प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए, कभी प्रॉफिट में से निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे रहे पार्टनर को, कभी सैलरी, कभी कमीशन दे दे रहे, कभी फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और फाइनली सब कुछ देने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बच गया, रेसिडुअल अमाउंट, ये जो रेसिडुअल अमाउंट का मतलब द लेफ्ट ओवर अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है? इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इसको हम लोग क्या करते हैं? अपॉर्शन इन PSR, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो लास्ट में सब कुछ निकालने के बाद जो बच जाता है ना डिविजिबल प्रॉफिट, इससे हम लोग सारे पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे पता चलता है? ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। जो पार्टनरशिप डीड में उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया होगा कुछ प्रॉफिट का रेशियो, उसी रेशियो के हिसाब से हम लोग बांट देंगे। प्रॉब्लम में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बांट देंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर एक मजेदार चीज आती है। क्या चीज है? जितने भी पार्टनर्स ने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे बिजनेस में, उन्होंने अपने कैपिटल के ऊपर क्या बोला कि हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर हो, उसने बिजनेस से काफी ड्राइंग किया हो, अपने पर्सनल यूज के लिए टाइम टू टाइम पैसे निकाले हो बिजनेस से, तो पार्टनर्स लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर्स लोग बोलेंगे कि भाई ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट होता है ड्राइंग। कैपिटल मीन्स व्हेन मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, नॉट एग्जैक्टली मनी बट अभी एग्जांपल के लिए मनी समझ लो। अगर पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसे बिजनेस में अपने पर्सनल सोर्स से, तो वो कैपिटल है। तो जब पार्टनर बिजनेस में पैसे दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, उसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। किसको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट? बिजनेस को, फर्म को। तो फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। ध्यान से सुनना, फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। व्हाई? बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड कैपिटल टू द बिजनेस। तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम सारे पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग भी किया अपने पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए। तो फर्म भी तो बोलेगा ना। फर्म क्या बोलेगा? फर्म बोलेगा कि भाई जब तुमने हमें कैपिटल दिया था तो उसके ऊपर तुमने क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। तुमने जब मेरे से ड्राइंग किया, यानी कि तुम बिजनेस से पैसे लेकर गए, तो हम भी तुमसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। किसके ऊपर? ड्राइंग के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो देखो, मान लो ये बिजनेस है। तुम लोग बोलेगे सर बिजनेस कैसे बोलेगा? हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्लास 11 में ये सीख चुके हैं कि बिजनेस को एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हम लोग अज्यूम करते हैं। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मान लो बिजनेस है, ये एक अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और यहां पर है बिजनेस के कुछ पार्टनर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ए, बी और सी, ये लोग बिजनेस में क्या कर रहे हैं? कैपिटल दे रहे हैं। ये लोग कैपिटल दे रहे हैं, इसके वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जो कि फर्म को देना पड़ रहा है, पार्टनर को, क्योंकि भाई फर्म ने कैपिटल लिया है पार्टनर से, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जितने लोगों ने कैपिटल दिया था, इन्हीं लोगों ने जरूरत पड़ने पे क्या किया? ड्राइंग भी किया। इसने भी ड्राइंग किया, इसने भी ड्राइंग किया और इसने भी ड्राइंग किया। तो लॉजिकली फर्म भी क्या बोलेगा? फर्म विल ऑल्सो डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन यू गेव मनी टू द बिजनेस, you are asking for interest. When you are withdrawing money from the business,
यू शुड ऑल्सो पे इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर ये कैपिटल दे रहे थे और यहां पर ये ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगेन अब ड्राइंग के बदले में बिजनेस भी डिमांड करेगा, आप भी भाई क्या दो, आप भी इंटरेस्ट दो। तो ये लोग को भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो बिजनेस है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को यहां पर बिजनेस बोल रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है, कहां से, नेट प्रॉफिट से, अभी हम लोग पढ़े। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होता है ये कहां से किया जाता है, इट इज पेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एक तरह से एप्रोप्रिएशन है, ये कोई खर्चा नहीं है। बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया उसी प्रॉफिट में से निकाल के वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है सारे पार्टनर को। तो बिजनेस में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जा रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहां पर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रही है सारे पार्टनर को, ये कहां से दे रही है बोलो तो, बिजनेस के नेट प्रॉफिट से। यानी कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जब बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी तो ये जो पैसे आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे आएंगे, ये किधर जाएंगे बोलो, ये भी तो तुम्हारे नेट प्रॉफिट के साथ मर्ज हो जाएंगे ना, यानी तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझो, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मान लो एक तरह का फंड है। ये डिविजिबल प्रॉफिट का एक तरह का फंड है। कहां से बन रहा है ये फंड, ये नेट प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो नेट प्रॉफिट से जितना पैसा निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस होगा। जो भी चीज के लिए निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी निकालो, डिविजिबल प्रॉफिट कम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी पैसा निकल रहा है तो ये कम हो रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन इसी तरीके से जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है, फर्म चार्ज करता है किसके ऊपर, पार्टनर के ऊपर। तो फर्म पार्टनर को बोलेगा कि आप लोगों ने बहुत ड्राइंग किया पूरे साल में तो मेरे को भी उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्राइंग पे। तो जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा तो ये क्या होगा, ये भी जाके डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट बनेगा और डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। तो एकदम सिंपल सा चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिविजिबल प्रॉफिट रिड्यूस होता है एंड बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिविजिबल प्रॉफिट इंक्रीज होता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए तुम लोग देखोगे कि जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सारे आइटम्स को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, सारे आइटम को डेबिट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सारे वो आइटम जो डेबिट में जा रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं, हमारा नेट प्रॉफिट उससे कम हो रहा है। जैसे यहां पर मान लो हमने लिखा नेट प्रॉफिट, फिर इसके बाद लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, कुछ भी। तो जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग का मतलब बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर से जब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां जो नेट प्रॉफिट है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये सबको माइनस करेंगे, ये सारे आइटम जो डेबिट में है ये सबको माइनस करेंगे, तो फिर जाके अपने को ये मिलेगा। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग करने के टाइम पे व्हाट वी डू, हम लोग नेट प्रॉफिट में से वी डिडक्ट ऑल द आइटम्स ऑफ डेबिट साइड एंड देन वी आर लेफ्ट विथ डिविजिबल प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस होता है नेट प्रॉफिट से, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है तो अल्टीमेटली हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जा रहा है। इसी तरीके से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म अगर लेती है तो वो इधर आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये जो होता है ना कहीं क्रेडिट साइड में आया तो यहां पर प्लस हो जाता है। बोलो क्यों? मान लो क्रेडिट साइड में और अपने को बैलेंस करना, तो कैसे बैलेंस करेंगे, नॉर्मली बैलेंसिंग का रूल क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, इसका सारा टोटल करो, नेट प्रॉफिट और इसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को प्लस करो, इसका टोटल जो आया उसमें से डेबिट के सारे आइटम को क्या करो, माइनस करो, डेबिट के सारे आइटम को माइनस करो, उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर। तो अल्टीमेटली तुम लोग इस लेजर अकाउंट से देखो, समझो, या जैसे भी लॉजिक लगा के समझो, इतना तो समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है। यानी एक तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है तो अब शेयर होल्डर लोग को ज्यादा पैसे बटेंगे, शेयर होल्डर लोगों में ज्यादा पैसे, पार्टनर लोगों में ज्यादा पैसे बटेंगे। क्यों? क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया। ये समझ में आ रहा ना। तो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है।
पार्टनर लोगों में ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? अब सवाल ये कि सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग कब कब हुआ, किसने किसने किया, कितना कितना किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। रीजन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और कैपिटल बार बार कोई इन्वेस्ट नहीं करता। कैपिटल वो चीज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो कैपिटल नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट हो गया, फिर बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो साल में एक बार या 2-5 साल में एक बार 2 बार होता है, मतलब इट इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट थिंग। तो कैपिटल ऐसा नहीं कि हर महीना कोई इन्वेस्ट किए जा रहा, हर साल इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में होता है या फिर साल 2 साल में एक बार होता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कैपिटल क्योंकि एक जनरली फिक्स्ड रहता है अमाउंट में, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इज कंपैरेटिवली मच इजियर। लेकिन ड्राइंग जो है ये तो पार्टनर अपने पर्सनल नीड के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं, और पर्सनल नीड तो कोई वन टाइम कॉन्सेप्ट है नहीं। जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम होती रहेगी कुछ ना कुछ, और वो अपने नीड के लिए टाइम टू टाइम बिजनेस से पैसे निकालते रहते हैं। तो ड्राइंग जो होता है ना ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक कैलकुलेशन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने जो अभी चार्ट लिखा है ना वो काम का है। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ड्राइंग कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मान लो प्रॉब्लम में ड्राइंग के इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो अपने मन से तुमको झमेला पालने का क्या जरूरत है। जब प्रॉब्लम खुद ही कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम भी उसको इग्नोर करो, वो बात को। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो सिचुएशन नंबर 1, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो एक प्रॉब्लम है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, यू सिंपली इग्नोर इट, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन प्रॉब्लम इज साइलेंट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको इग्नोर करो, खत्म कहानी। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन, हाँ अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला है कि इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग के ऊपर, ऐसा बोला है मेंशन करके, तो खाली बोलने से नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन करना होगा। तो 2 तरीके से होता है, एक तो प्रॉब्लम में बोल देगा कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, एक होता है कि डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया इसका मतलब लग रहा तभी तो रेट है ना, तुमको समझ में आ रहा है? तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे दिया, जैसे 10% रेट से इंटरेस्ट लगेगा, 5% रेट से लगेगा, जो भी रेट है, तो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन्ड है इसका मतलब इंटरेस्ट लग रहा है। रेट है तब लग रहा तभी ना है रेट, समझ में आ रहा है? तो अगर रेट दिया हुआ है, अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो तुम कैलकुलेट कैसे, ऐसे भी नहीं कर पाओगे। मान लो, सुनो ध्यान से जो बता रहा है, ये वो एरिया जहां पर बच्चे लोगों का कंफ्यूजन होता है। मान लो क्वेश्चन में ड्राइंग के बारे में बताया, पार्टनर ने कितना कितना ड्राइंग किया बता दिया क्वेश्चन में, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा उसका कोई रेट नहीं दिया, तो कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट? नो, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वहां तो कहानी खत्म। तो वही बोल रहा है, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मेंशन नहीं है, तो वैसे भी तुम इन एनी वे तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इग्नोर इट। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मेंशन्ड है या इनडायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है, इसका मतलब भी सेम है कि इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर? ड्राइंग के ऊपर। अब सवाल है कि कैसे लगेगा, तो कैसे लगेगा इसके लिए पहले देखो कि डेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्या, कितने तारीख को कौन ड्राइंग कर रहा है, कौन सा पार्टनर कितने तारीख को ड्राइंग कर रहा है, क्या वो डेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्या। अगर क्वेश्चन में डेट बता रहा है, इस पार्टनर ने इतने तारीख को ड्राइंग किया, इस पार्टनर ने, तो उसके डेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो। तो चार्ज इंटरेस्ट एज पर द गिवन डेट, जो जितने समय में ड्राइंग किया उसी टाइम से उसका इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बोल रहा है या उसका रेट तो दिया हुआ है पर डेट नहीं बता रहा है, सुनना ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन ड्राइंग बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। किस तारीख को, किस दिन ड्राइंग हुआ वो डेट नहीं पता, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, नंबर सी में आओ। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, डेट नहीं दिया तो क्या करो, अब डेट दिया नहीं है तो पता नहीं चल रहा कि ये कब ड्राइंग किया। अब ड्राइंग का तुमको डेट नहीं पता तो इंटरेस्ट कैसे लगाओगे, कब से लगाओगे? जिस टाइम कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तभी से उसका इंटरेस्ट चालू होता है, लेकिन पता ही तो नहीं कि वो कब ड्राइंग किया।
डेट रहता तब ना। तो डेट जब है ही नहीं, तुमको पता ही नहीं है कब ड्राइंग किया, तो तुम अज्यूम कर सकते हो बिगनिंग में क्या, तुम अज्यूम कर सकते हो एंड में क्या, तुम अज्यूम कर सकते हो कभी भी क्या पूरे ड्यूरिंग द ईयर में। तो नॉर्मली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, मिडिल ऑफ द ईयर, नॉट बिगनिंग नॉट एंडिंग, 6 मंथ, मिडिल ऑफ द ईयर, 6 महीना का इंटरेस्ट मार दो। अगर डेट मेंशन्ड नहीं है तो, डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है तो क्या करोगे, 6 महीना का इंटरेस्ट लगा दो, ये मानते हुए कि समवेयर बिटवीन द ईयर, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द ईयर। समझ में आ रहा, 6 महीना का इंटरेस्ट लगा दो। अच्छा, मजेदार बात तो तब होगा कि अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो पार्टनर्स है वो रेगुलरली हर महीना ड्राइंग करते हैं, हर महीने वो कुछ ना कुछ पैसा बिजनेस से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, मंथली बेसिस पे ड्राइंग करते हैं, एक फिक्स अमाउंट वो हर महीना निकालता है, जैसे कि 5,000 रुपया कोई हर महीना निकाल रहा है, कोई 8,000 रुपया हर महीना निकाल रहा है, कोई 10,000 रुपया हर महीना निकाल रहा है। तो कोई पार्टनर एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ निकाल रहा है, मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मंथली बेसिस पे वो पैसा तो निकाल रहा है हर महीना, लेकिन मंथ में कब, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वो निकाल रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ वो निकाल रहा है, या मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में बता देता है ये चीज। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है तो 6.5 महीना का इंटरेस्ट लगा दो, मिडिल ऑफ ईच मंथ बोला तो 6 महीना का इंटरेस्ट लगा दो, एंड ऑफ ईच मंथ बोला तो 5.5 महीना का इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है। अगर मान लो मंथ के जगह क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, ठीक है, तो 3 मंथ्स को क्वार्टर बोलते हैं। मान लो जो पार्टनर्स है वो जो ड्राइंग करते हैं ना, वो एवरी क्वार्टर मंथली बेसिस पे नहीं करते, क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, मतलब एवरी क्वार्टर वो ड्राइंग करते हैं। तो अब तुमको फिर से वही देखना पड़ेगा कि वो क्वार्टर में कब ड्राइंग कर रहा है, क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के मिडिल में, या क्वार्टर के एंड में। तो देखो नंबर ई में क्या बोल रहा है, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मेड एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में तुम इक्वल अमाउंट निकालो। जैसे मान लो कोई पार्टनर है वो हर क्वार्टर में 15,000 रुपए निकालता है, 15,000 एवरी 3 मंथ्स, 15,000 एवरी 3 मंथ। समझ में आ रहा है। तो अब वो कब, बिगनिंग में अगर ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट लगा दो 7.5 महीने का, मिडिल में करता है 6 महीना, अगर क्वार्टर के एंड में करता है, हर क्वार्टर के एंड में करता है तो 4.5 महीना। प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना होता है, जब एग्जामिनर को, या जब तुमको टेस्ट करना पड़ता है तुम्हारा डीप कॉन्सेप्ट, तो ये नंबर एफ आता है। नंबर एफ का मतलब है कि कोई भी अमाउंट, कोई भी पार्टनर कभी भी ड्राइंग कर रहा है। क्या बोले हम, कोई भी अमाउंट, कोई भी पार्टनर कभी भी ड्राइंग कर रहा है, मतलब देयर इज नो पैटर्न। कभी 1 महीना में ड्राइंग किया, फिर कभी 3 महीना बाद किया, कभी 2 महीना बाद किया, कभी 4 महीना तक नहीं किया, कभी 2,000 निकाला, कभी 5,000 निकाला, कभी 8,000 निकाला, कुछ भी निकाल रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में फिर तुम्हें हर एक इंस्टॉलमेंट का सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो यहां पर इसके लिए यहां पर एक ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। नोट कर लिए ना। चलो अब ध्यान से देखो एक चीज, ध्यान से देखो एक चीज, एक प्रॉब्लम है, लिखो सब लोग, लिखो प्रॉब्लम। मान लो a firm has 3 partners A, B and C, and they drew rupees 10,000 each month. Yes, as follows.
जैसे लिख रहे पहले पूरा कंप्लीट हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर ए, A draws in the beginning of each month B draws in the middle of each month C draws at the end। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, 3 पार्टनर है बिजनेस में, ए बी और सी। ये तीनों पार्टनर हर महीने 10,000 रुपया करके निकालते हैं ड्राइंग। ये तीनों पार्टनर क्या करते हैं, एवरी मंथ 10,000 करके पैसा बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पूरे साल में टोटल एनुअल ड्राइंग कितना हुआ। तो ए का कितना हुआ, 10,000 इंटू 12। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एनुअल ड्राइंग, नॉट मंथली, मंथली से कोई मतलब नहीं, एनुअल ड्राइंग। बी का कितना हुआ, सेम, ये भी हर महीना निकाला है। सी का कितना हुआ, सेम, ये भी 10,000 निकाला हर महीना। तो तीनों ही पार्टनर 10,000 रुपया हर महीने निकाल रहा है। डिफरेंस क्या है, ए हर महीने के शुरुआत में निकालता है, बी हर महीने के मिडिल में निकालता है, और सी जो है वो हर महीने के लास्ट में निकालता है। रेट ऑफ, एक और लाइन ऐड कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 5% पर एनम। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%, यानी कि जो भी पार्टनर जितना भी ड्राइंग करेगा 5% के रेट से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दिस इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा देखना। यहां पर तो लिखा हुआ है 5% पर एनम, अगर पर एनम लिखा नहीं भी रहेगा तो भी याद रखना दिस इज कॉमन एजम्पशन। कोई भी इंटरेस्ट का रेट अगर दिया रहता है तो हमेशा उसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो एनुअल इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है, भले वो पर एनम बोले या ना बोले। तो यहां पर क्या है, इनटू, कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, इनटू 5% को डायरेक्ट ऐसा लिखो, या तुमको मन है तो ऐसा लिखो, 5/100, एक ही बात है, जो लिखना है लिखो। और जो बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है उसके लिए 6.5 महीने का इंटरेस्ट है। टेबल में देखो, कोई भी पार्टनर अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर ड्राइंग करता है तो 6.5 महीना, तो इसका 6.5 महीने का इंटरेस्ट होगा, तो 6.5/12। जो मिडिल में कर रहा है उसके लिए 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6/12। जो एंड ऑफ ईच मंथ में कर रहा है उसके लिए 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5/12। बाय 12 क्यों कर रहे हैं सर, बाय 12 क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, देखो समझाते हैं। सी ने कितना ड्राइंग किया, 1,20,000, कितना ड्राइंग किया, 1,20,000। इसका 5% निकालेंगे, तो 5% जो है ये जब निकालेंगे तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्यों, बिकॉज रेट इज पर एनम, दिस इज एनुअल रेट। तो एनुअल रेट अप्लाई करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा ना, एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा। पर हमें तो एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि ये एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने के लास्ट में अगर ड्राइंग कर रहा है तो एज पर रूल 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तो इंटरेस्ट अगर निकालेंगे 1,20,000 का 5%, तो ये कितना आ जाएगा पूरे साल का, तो ये सारे पूरे साल का मतलब 12 महीने का आ जाएगा। तो 5.5 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, 5.5, मतलब नॉर्मल जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। कितना आएगा बोलो, 3250। कैसे 3250 आ रहा है, हाँ 6,500, 6,500 आएगा ना। देखो तो 1,20,000 का 5% कितना होता है, हाँ 3250, 5% है ना, 3250,
50, इसका 3000 और इसका 2750, यही है ना। इसी तरीके से ये मंथ के जगह क्वार्टर होता तो क्या करते, मान लो 10,000 पर मंथ नहीं ड्राइंग कर रहा होता, 10,000 पर क्वार्टर ड्राइंग कर रहा होता, तो तुमको फिर भी एनुअल ड्राइंग पहले निकालना पड़ता, एनुअल ड्राइंग। तो एनुअल ड्राइंग कैसे निकालते हैं, मान लो ये 10,000 ईच मंथ की जगह, यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 10,000 ईच मंथ, ये ईच मंथ नहीं होकर ईच क्वार्टर होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग ऐसे ए का मैं निकाल के दिखा रहा हूं, जैसे मान लो 10,000 है, क्वार्टर मतलब साल में 4 बार ड्राइंग किया, तो एनुअल ड्राइंग कितना हो जाएगा 10,000 × 4। मंथली ड्राइंग होता है तो पूरे साल का ड्राइंग कैसे निकालते हैं, × 12 करके। लेकिन अगर क्वार्टरली ड्राइंग रहेगा तो पूरे साल का ड्राइंग कैसे निकालोगे, × 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होता है, महीना साल में 12 होता है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किए थे। अब इसके बाद रेट मान लो 5% ही है, तो × 5/100, ये तो सेम ही रहेगा। और क्वार्टरली ड्राइंग अगर होता है बिगनिंग में तो कितना रहता है 7.5/12, 7.5 महीना, इस तरीके से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। मिडिल रहेगा तो 6/12, एंड ऑफ द मंथ रहेगा तो सॉरी एंड ऑफ द क्वार्टर रहेगा तो 4.5/12। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा देगा। ये अलग से क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बना के 1 मार्क या 2 मार्क में देते हैं, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट डाला हुआ रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, समझ में आया सबको। क्वार्टरली वाला सबको समझ में आया ना, एक ही बताया बस ए का, बाकी समझ गए ना तुम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो मिस्टर ए बी एंड सी स्टार्टेड द बिजनेस, लिखो, विथ ₹1 लाख, ₹80,000 and ₹60,000 respectively. अच्छा, रेस्पेक्टिवली के बाद एक चीज और लिखो, रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023, फुल स्टॉप। 1 अप्रैल 2023। देखा, लिखो, ए फर्दर इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000 as on 1st July 23, whereas C withdrew ₹10,000 on 31st December 2023. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum for 23-24. 3 पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों ने मिलकर बिजनेस में
पैसे लगाए, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने लगाया 1 लाख, बी ने लगाया 80,000, सी ने लगाया कितना 60,000। तीनों ने मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 1 अप्रैल 2023 को। कुछ टाइम के बाद मिस्टर ए ने और कुछ पैसे लगाए, फर्दर इंट्रोड्यूस, मतलब ये क्या है, ये एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल है, ठीक है। तो 20,000 ए ने और लगाया कब? 1 जुलाई 2023 को। पहले तो 1 लाख लगाया था 1 अप्रैल को, 20,000 और लगा दिया। जबकि जो थर्ड पार्टनर है मिस्टर सी, उसने क्या किया, 10,000 निकाल लिया। पहले लगाया था कितना 60,000, उसमें से 10,000 वो निकाल लिया। कब निकाला? 31 दिसंबर 2023 को। बी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब बी कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में जो लगाया था बस वही, बीच में ना और पैसा लगाया ना बीच में कुछ निकाला, वो एज इट इज। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। साल अपना कौन सा है? 23-24। दिस इज अकाउंटिंग ईयर। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग देखेंगे कि पूरे साल में 12 महीने में पूरे अकाउंटिंग ईयर में किसका पैसा कितने दिन तक चला, कितने अमाउंट का। जैसे मैं समझाने के लिए यहां पर दिखा रहा हूं, देखो। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने स्टार्टिंग में कितना लगाया था? 1 अप्रैल 2023 को कितना लगाया बोलो? 1 लाख लगाया। फिर इसके बाद यहां पर 1 जुलाई 23 को फिर से इसने क्या किया? 20,000 और लगा दिया, ठीक है। इसको इसने और लगा दिया, मतलब प्लस कर दे रहे। यानी कि बिजनेस में स्टार्टिंग में इसका पैसा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना महीना बोलो तो? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। और इसके बाद यहां से लेके यहां तक, आखिर तक, आखिर मतलब यह है 31 मार्च 2024, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये कितना महीना है? 9 मंथ्स। अब बताओ इसका पैसा पहले 3 महीने कितना लगा हुआ था? 1 लाख। अगले 9 महीने 1,20,000। यानी कि मिस्टर ए का पैसा पहले 3 महीने तक बिजनेस में था 1 लाख, फिर 3 महीने के बाद उसने और लगा दिया 20,000। तो अगले 9 महीने के लिए ए का कैपिटल कितना हो गया? फॉर नेक्स्ट 9 मंथ ए का कैपिटल हो गया 1,20,000। यानी ए का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो 1 लाख इंटू कितना 10% है, इंटू 3/12 प्लस 1,20,000 इंटू 10% इंटू 9/12। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है? सिंपल है ना? 1 लाख के ऊपर 10% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर 1,20,000 के ऊपर 10% के रेट से 9 महीने का इंटरेस्ट। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? देखो हम बहुत ही एवरेज स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत कोई फास्ट पेस में नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे एक एक चीज को समझा रहे हैं। ये सब 2, 3, 4 क्लास का चीज है, तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, फिर भी हम ये मान ले रहे कि नहीं पढ़े थे, या मान ले रहे कि भूल गए होगे, और इस अजम्पशन के साथ हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल नहीं है। और ये सब वो जगह है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये सब में भी एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो मोड पे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो वर्चुअली, आप लोग भी ये सारा कैलकुलेशन एकदम ध्यान से समझो। बहुत ही धीरे धीरे एवरेज स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो मोड में स्पीड को बढ़ाने और घटाने का भी सुविधा है, जो कि फेस टू फेस क्लास के बच्चों के पास नहीं है। तो अगर आपको लगे तो आप और स्लो कर सकते हो, लेकिन समझना ठीक से, ठीक है। जो भी आ रहा है कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 10,000 का 3 मंथ का कितना हो जाएगा? 2,500। और यहाँ पर हो जाएगा 9,000।
तो ये हो गया 11,500। इसी तरीके से बी और सी का आपस में निकाल लोगे क्या? बताओ। चलो डायरेक्टली कर देते हैं। बी के लिए क्या डायग्राम बनाना है? बी का, चलो बी का कितना होगा? बी ने कितना इन्वेस्ट किया था? 80,000 ना। तो 80,000, इसका तो कोई विड्रॉल भी नहीं है, कोई इसका एडिशनल इंट्रोडक्शन भी नहीं है, तो इसका 80,000 इंटू 10% सीधा कितना हो गया? 8,000। सी का क्या होगा? सी ने स्टार्टिंग में कितना लगाया था बोलो? 60,000। 10% अप्रैल से दिसंबर तक चला, 9 महीना, प्लस 10,000 निकाल लिया, कितना बचा? 50,000। 10% जैन फेब मार्च, 3 महीना चला, 4,500 प्लस 1250, 5,750। ठीक है। करो एक बार जल्दी से बताओ, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? सिंपल है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा मत समझो कि एकदम से दे दिया जाएगा और अपने को बस फटाफट खाली एंट्री मारना है, 2 और बाई में फिगर बैठा देना है। इसके साथ साथ कभी कभी कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशंस मेन प्रॉब्लम के अंदर में डाल के तुम्हें दी जाएगी। ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? देखे मेरा बात सुनने का नतीजा। सो ये आपका इस साल का नया नोट्स है, और आप जब इस नोट्स को देखोगे तो आपको हमारा मेहनत इस नोट्स में दिखेगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मार्केट में उपलब्ध जो महान अच्छे अच्छे ऑथर हैं, उन सभी अच्छे अच्छे ऑथर के बुक में से हमने चुन के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को निकाला है, और आपके लिए ये नोट्स खूबसूरती से बनाया गया। ये बेसिक टाइपिंग नहीं है, आप लोग को देखकर समझ में आ रहा होगा, इसमें कई सारे वैरायटीज के प्रॉब्लम को हमने इकट्ठा करके मार्क करके कंपाइल किया है, उसको टाइप किया गया है, उसको एडिटर ने अपने खूबसूरती से सजाया है, जिससे कि आपको पढ़ने के बाद बोरिंग ना लगे, आपको नोट्स देखकर अच्छा लगे। देखो कितना अच्छा से पार्टनर हैंडशेक कर रहे हैं, देखो दे आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, सर दे आर मेकिंग अ डील। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज बातचीत नहीं, क्लास में ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब कारीगरी किया गया, अदरवाइज ये सब का कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट लोग को अच्छा लगता है पिक्टोरियल। अब अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट ऐसा ना, अकाउंट्स के नोट्स में ज़्यादा कुछ आप इमेज कहाँ से डालोगे? ये बिजनेस स्टडीज़ तो है नहीं, या फिर इकोनॉमिक्स तो है नहीं जहाँ पर डायग्राम होगा, चार्ट होगा, कुछ होगा। जैसे बिजनेस थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ पिक्चर डाल के थोड़ा अट्रैक्टिव। अकाउंट्स में तो प्रॉब्लम है ये है, तो इसमें क्या ही करोगे आप। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ बच्चा के फोटो बना दिए। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो ये जो दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं फोटो में, अरुण और वरुण है, ये लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर रुपीज 4,80,000 एंड 5,40,000। 1 अप्रैल 2015 को इनका कैपिटल कितना था? 4,80,000 और 5,40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम
1 अक्टूबर 2015 को अचानक इन लोगों ने डिसाइड किया कि पूरे फर्म का यानी पूरे बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, जो कि ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी अगर पूरे फर्म का कैपिटल 10 लाख होगा जिनको ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक पार्टनर का कितना कैपिटल होगा, 5 लाख ईच। अगर टोटल तुम लोग को समझ में आ रहा ना, हाँ ठीक है। तो पूरे फर्म का कैपिटल अगर 10 लाख होगा एंड 2 पार्टनर है, इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, ईच पार्टनर विल हैव टू कंट्रीब्यूट कितना, 5 लाख। तो दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड 4 लाख 80 एंड 5 लाख 40, वन इन्वेस्टेड लेस देन 5 लाख, वन इन्वेस्टेड मोर देन 5 लाख। बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि 5 लाख करके अपना कैपिटल मेंटेन करना है। पूरे फर्म का कितना होना चाहिए, 10 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि जो भी पार्टनर जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल कैपेबल टू वर्क इट आउट। स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। बनाओ प्रॉब्लम नंबर 2 लिखो, कॉपी में बनाओ। नहीं, ये आपको मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, और फटाफट, समय बर्बादी नहीं, एकदम फटाफट करो, जितना जल्दी कर सको करो, टाइम वेस्ट नहीं एकदम। दूसरा प्रॉब्लम करेंगे फिर। सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर लेकर आएंगे, ठीक है। इस वीक तक आप लोगों को रिलीव दे रहे, नेक्स्ट क्लास से कैपिटल नहीं लाएंगे, हम क्लास में खड़ा कर देंगे। यस, व्हेन आई सेड एवरीवन मींस एवरीवन, ठीक है। तो सीबीएसई और ऑफिशियली कैलकुलेटर अलग कर दिया, करो जो करने बोले, जल्दी करो सब लोग, जल्दी करो सब। मेरे को ये सारा चीज़ पसंद नहीं है, क्लास में कोई पेंसिल नहीं लेकर आ रहा है, कोई स्केल लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक दूसरे से आपस में मांग रहे हैं इरेजर पेंसिल, ये वो। क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, अपना खुद का स्टेशनरी, कैलकुलेटर, एवरीथिंग सब खुद का लेकर आओ, और जब क्लास में कुछ करने के लिए दिया जाए तो एकदम फटाफट से बिना शोरगुल का करो, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट डिस्कस एनीथिंग। सब लोग चुपचाप करो, आवाज एकदम नहीं आना चाहिए। चैप्टर को स्टार्ट किए, बेसिक सा प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया इस तरह का। अब इसमें क्या पूछने बताने के लिए बाकी रह गया? 5 मिनट के अंदर आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी जल्दी करो। विजिबल नहीं है किसी को, चलेगा? देखना पड़ेगा। करो, कैलकुलेट करो, चेक करेंगे फिर।
हो गया? किसका किसका कितना आंसर आया? हिमानी बोलो, आंसर बताओ। ए का कितना आया? बोलो, ठीक है बोलो, जो भी आया बताओ। 29,300। बी का जल्दी जल्दी बताते जाओ। 31,400। ठीक है, बाकी लोग इतना आया सबका? एक आंसर मेरे पास है, बाकी लोग बताओ। अगर किसी का ये आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ और अमाउंट आ रहा है तो वो भी बताओ। अरुण का 29,300, बी का 31,400। किसी का कोई दूसरा आंसर है तो बताओ, जिसका ये सेम है बताओ फटाफट जल्दी। एक और आंसर 31,200। ए का ठीक है 29,300। बाकी लोग जल्दी जल्दी बोलो। किसका किसका क्या आ रहा है? कैलकुलेटर इस वीक तक तुम लोग को ये सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट वीक से अगर हम क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, कोई किसी से पेन मांग रहा है, स्केल मांग रहा है, कैलकुलेटर मांग रहा है, ये सब फालतू चीज़, तो नाम लेकर झाड़ेंगे और रिकॉर्डिंग में भी बच्चे को पता चलेगा कि कौन झाड़ खा रहा है। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ बिकॉज द क्लास इज बिंग रिकॉर्डेड। आई डोंट वॉन्ट टू ब्लो अप एट एनीबडी, कि कोई ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं हो जाए, ठीक है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम कोई चीज़ मल्टीपल टाइम बोल रहे हैं तो ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए क्लास में। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 1 साल बिता चुके हो, 12th क्लास में अभी भी स्केल पेंसिल और ये सब का सेंस नहीं है तो फिर नंबर नहीं आने वाला। आई एम नॉट मेकिंग कॉमेंट ऑन इंडिविजुअल बेसिस, इट्स अ जनरल कॉमेंट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, ठीक है। चलो करो जल्दी जल्दी। किसी और का कोई दूसरा आंसर आया क्या? पहला वाला 29,400। कैलकुलेटर रह के भी गलती? अरे और कोई कुछ आंसर निकालेगा या ये दोनों में यही होता है? देखो क्लास में तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, कैलकुलेटर है नहीं तुम लोग के पास, मेंटल मैथ का एबिलिटी तुम लोग डेवलप नहीं किए हो ना, एक सिंपल सा कैलकुलेशन। डोंट मेक एनी कमेंट, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन में 4 बार टाइम लग रहा है। अब क्या होता है देखो, इसी में क्लास डिले होता है। जब एक स्टूडेंट कोई चीज करके फिगर दिया और 2-3 बच्चे जब साथ साथ में कैलकुलेशन करते हैं तो वो वेरीफाई होता है। अब कोई कर ही नहीं रहा, सब वेट कर रहा है कुछ सर लिख दे कुछ तो हम भी छाप ले, कैसे होगा? सर 29,400। अब तुम भी चुप रहो। और किसी का कुछ आया है? अब बताओ, ये सब प्रॉब्लम भी कराए? चलो 4,80,000 इंटू 6% इंटू ये कितना, अप्रैल से लेकर अक्टूबर, अप्रैल में जून जुलाई का सितंबर, 6 मंथ। इसके बाद सर फर्स्ट वाला 5 लाख इंटू 6% अगेन 6 मंथ, ठीक है। बी का 5,40,000 इंटू 6% इंटू 6/12 प्लस 5 लाख इंटू 6%। ये है कैलकुलेशन, ये किए तुम लोग सबका, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 में। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉफिट फॉर द यार। हो गया। चलो ध्यान दो, ए एंड बी आर पार्टनर्स
with capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. एक बिजनेस में दो पार्टनर है, ए और बी, दोनों का कैपिटल कितना है? 5 लाख और 3 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was rupees 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. यानी ये जो प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना सब लोग, क्या बोल रहे हैं यहां पर, एक इंपॉर्टेंट चीज. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. बिफोर अलाउइंग का मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग. बिफोर डिडक्टिंग क्या चीज? बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. यानी कि पार्टनर ने लोन दिया किसको? फर्म को. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. वो इंटरेस्ट अभी डिडक्ट नहीं हुआ है. बिफोर अलाउइंग मींस बिफोर डिडक्टिंग. बिफोर डिडक्टिंग पार्टनर्स लोन, ठीक है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला जा रहा है? सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन. नीचे कुछ चीजें बताई गई है. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1st April 2021. मिस्टर ए ने फर्म को लोन दिया 1,50,000 का. कब दिया? 1st April 2021 को दिया, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम. कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना करके? 6% पर एनम करके चार्ज होगा. ड्राइंग कितना है? ए का 60,000, बी का 40,000. बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स. बी को कमीशन भी मिलेगा, सेल का 2%. सेल कितना है? 30 लाख. 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व. जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, सब कुछ देने के बाद जो बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% हम लोग जनरल रिजर्व में डाल देंगे. ये बोल रहा है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 7. कॉपी में मेरे साथ साथ बनाओ. प्रॉब्लम नंबर 7. हाँ, बता रहे, लिखो. इन द बुक्स ऑफ ए and B, profit and loss appropriation account for the year ended. कितना है? ईयर कुछ बता रहा है? 31st March 2022 for the year ended 31st March 2022. फॉर्मेट क्या होगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, तो ये हो गया फॉर्मेट. अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट. देखो, दो तरीके से लिख सकते हो. एक तो ऐसे लिख सकते हैं बाई नेट प्रॉफिट बीडी, या फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे में डैश देके लिखो नेट प्रॉफिट, वो भी चलेगा. या सीधा बाई नेट प्रॉफिट बीडी लिखो तो भी चलेगा. कितना है नेट प्रॉफिट बिजनेस का बताओ? 3,46,000. फर्स्ट कॉलम में 3,46,000.
इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। गिवन बाय ए ने जो लोन दिया था, ए ने जो लोन दिया था उसको माइनस करेंगे। तो देखो ए ने कितना लोन दिया था, बताओ। ए ने कितना लोन दिया था? 1,50,000। तो 1,50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। सवाल ये है कि क्यों माइनस करेंगे? रीजन ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, उसका नेचर क्या होता है मालूम है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये बिजनेस के दूसरे खर्चों की तरह, ये पीएल में डेबिट होना चाहिए, पीएल में डेबिट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पीएल में डेबिट होना चाहिए और इसके वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए, इसके वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि 3,46,000 का जो ये प्रॉफिट दिया ना, इट इज बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिडक्ट नहीं किया। बिफोर अलाउिंग मतलब बिफोर डिडक्टिंग, बिफोर डिडक्टिंग। तो पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ। तो क्या डिडक्ट नहीं हुआ ये ठीक हुआ क्या? गलत हुआ। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हमने पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, इसका मतलब ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं उसको पीएल में डेबिट करना पड़ता है ना। पीएल में डेबिट करने का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट में से रिड्यूस हो रहा है, इनकम में से माइनस कर रहे हैं। तो जब हमने पार्टनर से लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को, तो ये भी तो बिजनेस का खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये भी पीएल में डेबिट होना चाहिए था, प्रॉफिट में से डिडक्ट होना चाहिए था। लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है बोल रहा है इसमें कि पार्टनर का लोन डिडक्ट नहीं हुआ, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे है? फर्म पार्टनर को कुछ भी पेमेंट करता है ये तो एप्रोप्रिएशन होता है ना, क्योंकि पार्टनर और फर्म के बीच का ट्रांजैक्शन है। तो नॉर्मली फर्म और पार्टनर के बीच के जो ट्रांजैक्शन होते हैं आपस के, वो एप्रोप्रिएशंस होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते। तो फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो वो तो एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, पीएल एप्रो में आना चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि पार्टनर को फर्म जो पे करता है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन होता है। अब इसको लॉजिकली समझो, पार्टनर को फर्म से जो भी मिलता है इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर होने के वजह से उसको फर्म से जो भी मिलता है वो एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर होने के वजह से उसको फर्म से जो भी मिलता है वो एप्रोप्रिएशन है। ध्यान से सुनना, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर है, उस पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म से जो भी मिल रहा है वो सारा एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। पार्टनर को फर्म से जो मिल रहा है पार्टनर होने के वजह से वो होगा एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहां पर जो पार्टनर ए है इससे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो ए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया था 1,50,000 का, तो ए ने लोन दिया था फर्म को 1,50,000, इसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ए को मिल रहा है ये इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर नहीं मिल रहा है, इन द कैपेसिटी ऑफ अ लेंडर मिल रहा है। इन दिस सिनेरियो ए इज नॉट रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन लोन in the capacity of a partner, but he is receiving interest on loan in the capacity of a lender. यहां पर A आदमी वही है, पर वो इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि वो पार्टनर है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए पा रहा है क्योंकि उसने कर्जा दिया था। अब ये पार्टनरशिप फर्म मान लो A से नहीं लेके कहीं और से कर्जा लेता, मान लो ये फर्म है, इसको लोन चाहिए था, ये A से नहीं लेके 1.5 लाख रुपया कहीं और से लेता, बैंक से लेता या किसी दूसरे आउटसाइडर से लेता, तो भी तो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ता ना। तो वो इंटरेस्ट अगर देता, मान लो बैंक से लेता, बैंक को इंटरेस्ट देता, तो बैंक को जो इंटरेस्ट देता वो बिजनेस का खर्चा होता, पीएल में डेबिट करते।
तो भाई बैंक के जगह हमने पार्टनर से ही ले लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ गया, नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने लोन कहीं से भी लिया है, इट इज योर बोरोइंग, और इस बोरोइंग के ऊपर जब आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, irrespective of the fact from where you have borrowed, you may have borrowed from any bank or any financial institution, from any third party or even from your own partner, आप किसी से भी बोरो करो, आप लोन के बदले में जब आप इंटरेस्ट देते हो तो ये बिजनेस का खर्चा माना जाता है, ये पीएल का आइटम बनता है, पीएल में डेबिट करना चाहिए, इसके वजह से नेट प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पार्टनर को दे रहे हो तो ये पार्टनर का एप्रोप्रिएशन हो गया, इसको पीएल एप्रो में डालेंगे, नो नो, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन, बिकॉज पार्टनर इज रिसीविंग दिस इन द कैपेसिटी ऑफ अ लेंडर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज नॉट अबाउट द पर्सन, इट इज अबाउट व्हाई समवन इज रिसीविंग। समझ में आया? अगर कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ये किधर डेबिट होगा, पीएल में या पीएल एप्रो में? पीएल एप्रो में, क्योंकि पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है मतलब उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो पार्टनर है, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो इसीलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है ना, ये क्यों मिल रहा है? इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिल रहा है वो इन द कैपेसिटी ऑफ अ लेंडर। तुम लोग को लॉजिक क्लियर हो रहा है? सो दैट इज व्हाई इंटरेस्ट ऑन लोन must be deducted from profit, and since the profit given in the problem is excluding interest on loan, बोल रहा है इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है, तो अपने को करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। और तुम लोगों को देखो फॉर्मेट जब दिए थे तो फॉर्मेट में भी तुम एक बार नजर डालो, ये फॉर्मेट तुम लोगों को क्लास में करवाए थे, तो तुम लोग देखो यहाँ पर फॉर्मेट में मैंने क्या किया था, राइट हैंड साइड में देखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे डैश देके मैंने नेट प्रॉफिट लिखा था, और उसमें से मैंने लेस किया था, क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ए। यानी अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है उसका इंटरेस्ट यहां पर हम लोग माइनस किया था। उस टाइम पे मैंने ये समझाया नहीं था, जब फॉर्मेट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बोला था जब प्रॉब्लम करेंगे तब समझा देंगे। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, समझ में आया ये क्यों माइनस हो रहा है? बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ charge against profit. So in order to calculate the correct net profit of the firm, we have to deduct this amount. ठीक है, चलो, तो ये यहां पर डिडक्ट करेंगे। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा ना, तो पार्टनरशिप एक्ट का हेल्प लेंगे। पार्टनरशिप एक्ट का जो लीगल प्रोविजन है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो? 6%, हम लोग पढ़े थे। तो यहां पर बोल रहा है कि मिस्टर ए ने 1,50,000 का लोन दिया, किसको? फर्म को, लेकिन यहां पर बता नहीं रहा है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट बता रहा है, कमीशन का रेट बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं बता रहा है, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट का लीगल प्रोविजन। तो तुम लोग बोलोगे यस, हम लोग मास्टरमाइंड के स्टूडेंट हैं, हमको सब पता है, आप पूछते जाइए हम बताते जाएंगे। 6% रेट है, समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर कैलकुलेशन ब्रैकेट में दिखा सकते हो नीचे, 1,50,000 इंटू 6%, इसको 6/100 भी लिख सकते हो, इंटू कब दिया था उसने, देखो लोन कब दिया था, लोन दिया था 1 अप्रैल 2021। सी द डेट ऑफ लोन दिख रहा है, 1 अप्रैल 2021, और ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च 2022, यानी पूरे साल तक लोन चला। तो यहां पर जो 6% का रेट है ये तो पर एनम का रेट है, तो डायरेक्टली 6% निकाल देंगे 1,50,000 पे। लेकिन मान लो ये 1 अप्रैल 2021 नहीं होता, उसके अलावा कोई दूसरा डेट होता, तो जिस दिन से लोन दिया गया है वहां से उसका इंटरेस्ट चालू होता। तुमको समझ में आ रहा है? जिस दिन से लोन दिया गया है उसके बाद से ही तो इंटरेस्ट लगना चालू होगा ना। सपोज ये 1 अप्रैल की जगह ये 1 जुलाई होता, 1 जुलाई 2021, कितना दिन का इंटरेस्ट लगता बताओ, कितना दिन का लगता? काउंट करो, 9 मंथ।
समझ में आ रहा है? 1 दिसंबर होता तो बोलो आदित्य कितना लगता है? 1 दिसंबर होता तो ठीक है, समझ में आया? 4 मंथ। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, पर यहां पर ये सब झंझट नहीं है क्योंकि यहां पर तो 1 अप्रैल से बोला है, तो सीधा 6% यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहां पर कितना आता है, 1,50,000 का 6% 9,000, चेक कर लेना 9,000 आ रहा है। $9,000 है ना, 3 लाख कितना हो गया, 35, 37, ठीक है, अपना नेट प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी का क्या क्या बोला है देखो, बाकी तो सब कुछ सिंपल सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोल रहा है, तो डेबिट में लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन है, जल्दी से लिखो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, @5%। 2 पार्टनर है A एंड B, तो यहां पर लिखेंगे A एंड B। कितना कितना कैपिटल है दोनों का देखो, A का कैपिटल कितना था 5 लाख, B का कितना था 3 लाख, दिख रहा है 5 और 3, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%। $5,00,000 इंटू 5%, 3 लाख इंटू 5%, ये कितना हो जाएगा 25,000 और ये 15,000, ठीक है, टोटल मिला के सेकेंड कॉलम में 40,000, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, और ड्राइंग यहां पर बता दिया कितना 60,000 40,000, तो राइट साइड में लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अभी बताया था ना, एप्रोप्रिएशन में डेबिट में क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रखना वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में। कितना कितना परसेंट बोला था 6%, और ड्राइंग है कितना 60 और 40, कितना होगा बताओ 60,000 40,000 कितना होगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। ए का कितना आ रहा है, $3,600 आ रहा है क्या, सब लोग कैलकुलेट करो, 2-3 जन कैलकुलेट करो, सेम गलत, 6/12, ऐसा क्यों करेंगे बोलो तो, राइट। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को लिखाया था जब डेट ऑफ ड्राइंग दिया नहीं रहेगा, टेबल में जाके देखो, कॉपी में टेबल में जाके देखो, डेट ऑफ ड्राइंग जब दिया नहीं रहेगा तो कितने दिन के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, टेबल में जाके देखो। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड, 6 मंथ था, तो यहां पर ड्राइंग बता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता रहा है, पर डेट बता रहा है क्या, डेट नहीं बता रहा है। तो जब डेट नहीं बता रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। चलो आगे, ये छोटा छोटा चीजें ध्यान रखना है, ये सबसे एग्जाम में गलती होता है। इसके बाद बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, सेल है 30 लाख, तो यहां पर लिखो किसको मिलेगा, बी को।
कमीशन टू बी, कमीशन टू बी इंटू 2% कितना होता है? 60,000। आगे क्या बोल रहा है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टू जनरल रिजर्व लिख देते हैं। कितना डालना है इसमें? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसके लिए हम लोग को पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? देखो क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड में कितना है? 3,37,000 और 3,000, 3,40,000 हो गया। 3,40,000 में से यहां पर अगर ये दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो गया? 2,40,000। तो 2,40,000 इसका कितना? 10% कितना हो जाएगा? 24,000। बाकी जो बच जाएगा इसको क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर से। तो ये दोनों में बढ़ जाएगा, ए में और बी में। अच्छा कितना कितना होगा ये देखो 2,40,000 जो था इसका 10% तो हमने क्या किया? रिजर्व में डाल दिया। बचा कितना? 90% बचा। कितना होगा 90%? बोलो। 2,16,000, 2,16,000। अब इस 2,16,000 में से हम लोग क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे, क्योंकि इक्वल था ना दोनों पार्टनर। एक 1,08,000, इसका भी 1,08,000। ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, टोटल हो गया सेकंड कॉलम में, और ये कंप्लीट हो गया। चलो एक बार देखो तो समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी को कुछ पूछना है तो अब पूछो। कोई भी कैलकुलेशन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। डिविजिबल प्रॉफिट जो हम लोग पहले निकाले थे बैलेंसिंग करके वो आया था 2,40,000। 2,40,000 में से 10% हम लोग डाल दिए जनरल रिजर्व में 24,000। बाकी कितना बच गया? 90%, 2,16,000। सो दिस 2,16,000 इज योर अल्टीमेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर जनरल रिजर्व। और इस 2,16,000 को हम लोग दोनों पार्टनर में बांट देंगे एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल, बोला है क्वेश्चन में। तो उसको हम लोग हाफ हाफ कर दिए। ठीक है, क्लियर है? तो आज अपने क्लास को हम लोग यहां पर एंड करेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करते जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद जब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर मेन प्रॉब्लम करेंगे जिसमें सारा कॉन्सेप्ट एक साथ आता है, बड़ा वाला प्रॉब्लम। ठीक है, वो हम लोग करेंगे। आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।